इस कहानी के पहले हिस्से में हमने देखा जहां पर एक मर्चेंट शिप कुछ पैसेंजर्स को ले जाने वाली थी, मगर स्पेस के एक हादसे में वो एक डेड प्लैनेट पर क्रैश हो गया और जहां हमने रेडिक, कैरोलाइन, जोनस, इमाम के 3 बेटे, जैकी, उसकी वाइफ पेरिस और जेक को देखा था। उस सोलर सिस्टम में 3 सूरज थे और हर 22 साल में रात होती थी वहाँ पर, और जिसमें खूनख्वार क्रिएचर्स थे जिसमें कि सिर्फ रेडिक, इमाम और जेक ही सरवाइव कर पाए थे और उस डार्क प्लैनेट से निकल आए थे। और इस वीडियो में हम कहानी का एक और हिस्सा जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक नेक्रोमोंगर सिविलाइजेशन को दिखाते हुए। ये सिविलाइजेशन काफी डेवलप थी और उस टाइम ये एक प्लैनेट पर हमला करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्रोमोंगर एक ऐसी रेस है जो कि काफी स्ट्रिक्ट किस्म के होते हैं। इनकी आर्मी काफी बड़ी है और हथियार भी काफी पावरफुल होते हैं। यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं हैबिटेबल होते हैं, ये लोग वहां जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब इनका जो लीडर था उसे लॉर्ड मार्शल कहते हैं और इस सिविलाइजेशन का एक खास रिलीजन या फिर एक खास कॉन्सेप्ट पर फेथ है, वो है अंडरवर्स। वो यूनिवर्स में एक जगह है, ऐसी जगह जहाँ पर ये लोग बाद में जाने वाले हैं। तो नेक्रोमोंगर्स का लॉर्ड मार्शल वो इकलौता है जो कि अंडरवर्स से होकर आया है, और जब उसने अंडरवर्स देखा तो उसमें बहुत सी अजीब पावर्स भी आ गई। वो आधा जिंदा और आधा मुर्दा भी था। खैर, वो अपनी इस आर्मी को लीड कर रहा था और मेन मकसद इन लोगों का कुछ और ही था। असल में ये लोग जिस प्लैनेट पर भी हमला करते थे वहाँ के इंसानों को वो पकड़ते थे और उनके सामने 2 ही ऑफर्स रखते थे, या तो वो नेक्रोमोंगर्स में कन्वर्ट हो जाएं, इनके गुलाम बन जाएं, या मर जाएं। तो वो एक ऐसी रेस बना रहे थे कि जहाँ पर एंड में वो सभी अंडरवर्स में जाने वाले थे। खैर, आगे और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर हमें दिखाया जाता है एक और प्लैनेट को, वो भी डेड है, और वहाँ पर एक आदमी वो किसी से भाग रहा था, एक शिप से जो कि असल में बाउंटी हंटर था, और जो आदमी भाग रहा था वही रेडिक था। अब किसी ने रेडिक के जिंदा पकड़ने पर बहुत बड़ा इनाम रखा था, और ये बाउंटी हंटर जिसका नाम टॉम्स है वो अपने क्रू के साथ रेडिक को पकड़ने के लिए आया था, मगर उन्हें काफी मुश्किल पेश आ रही थी क्योंकि हम शुरू से ही जानते हैं कि रेडिक काफी तेज और स्मार्ट है और वो एक टनल में छुप जाता है और वहाँ पर वो इस शिप के क्रू को एक एक करके मारने लगता है, यहाँ तक कि एंड में वो शिप के अंदर आ जाता है और टॉम्स को पकड़कर ले जाता है, उसे धमकाता है और अपने बाउंटी के बारे में पूछता है। तो टॉम्स बता देता है कि उसे आदमी का तो पता नहीं है कि किसने उसके सर पर ये इनाम रखा है, मगर वो जो भी है वो हेलियन प्राइम प्लैनेट का है। रेडिक समझ जाता है, यहाँ पर वो टॉम्स से शिप छीन लेता है और उसे उसी प्लैनेट पर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, और अब वो जाने वाला था हेलियन प्राइम प्लैनेट पर, मगर सफर फिर भी लंबा था तो रेडिक वो क्रायो स्लीप में चला जाता है और यहाँ उसे बड़ा ही अजीब सा सपना आता है किसी औरत का जो उसे किसी मर्द के बारे में बता रही थी, और ये आगे हम समझ पाएंगे। फिर हमें एक प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक प्रिजनर को लाया जाता है और उसे कैद में डाल दिया जाता है, और काफी सफर के बाद रेडिक वो हेलियन प्राइम प्लैनेट पर पहुंच जाता है। शुरू में एक प्लेन उससे इंफॉर्मेशन मांग रहा था, मगर वो इस शिप को क्रैश करवाता है और प्लैनेट पर लैंड करने के बाद वो सीधा जाता है अपने पुराने दोस्त इमाम के पास जिसे उसने बचाया था। असल में उस बाउंटी हंटर को इमाम ने ही भेजा था, तो खुद रेडिक वो जानना चाहता था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम इमाम को देखते हैं जो कि अपने घर आता है और वहाँ पर वो रेडिक को पाता है। यहाँ दोनों की काफी कॉन्वर्सेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिक बाउंटी हंटर के बारे में पूछता है तो इमाम उसे क्लियरली समझा देता है कि देखो, इस यूनिवर्स में एक खतरनाक सिविलाइजेशन है, एक तरह के लोग जो कि नेक्रोमोंगर्स कहलाते हैं और हर दिन वो प्लैनेट को तबाह कर रहे हैं, लोगों को अपना गुलाम बना रहे हैं। बाद में वहाँ पर कुछ और लोग भी आते हैं, खासकर एक ओल्ड लेडी, और असल में ये ओल्ड लेडी ये खास रेस से है जिसे एलिमेंटल रेस कहते हैं। असल में इनके पास अपने ही कुछ पावर्स होते हैं जिसमें कि एक खास पावर है फ्यूचर देखना या आने वाले वक्त या फिर यूनिवर्स का बैलेंस मालूम करना। तो यहाँ पर वो आती हैं और रेडिक को कहती हैं कि आज से कई साल पहले लॉर्ड मार्शल वो हर प्लैनेट को तबाह करता जा रहा था, और फिर हमने उसकी ये प्रोफेसी की कि फ्यूरिया प्लैनेट का एक
अल्फा फ्यूरियन वो लॉर्ड मार्शल का तख्ता पलट देगा, उसका राज वहीं पर खत्म करेगा। तो उसने फ्यूरिया प्लैनेट पर दावा बोल दिया और वहाँ के हर फ्यूरियन को मार दिया, मगर किसी तरह से एक फ्यूरियन बच गया और हम जानते हैं कि वो रेडिक है। तो इसीलिए रेडिक वो बहुत खास है क्योंकि उसकी किस्मत में एक खतरनाक सिविलाइजेशन के लीडर को मारना है। अब रेडिक को अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं था, ना ही वो इस सब में इतना इंटरेस्टेड था। इमाम का यही मकसद था, वो इसीलिए रेडिक को लाना चाहता था कि वो ये बातें समझ जाए। खैर उस टाइम वहाँ के सोल्जर उन्हें पता लग गया था कि यहाँ पर कोई बिना परमिशन के आया है, तो वो इमाम के घर की तलाशी लेने आते हैं। मगर इमाम वो रेडिक से रिक्वेस्ट करता है कि उसका जो मकसद है वो उसे पूरा करे। रेडिक को इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं था और वो जेक के बारे में पूछता है। यहाँ पर जेक वही लड़की है जिसे कि हमने कहानी के शुरू वाले हिस्से में देखा था। यहाँ पर इमाम से ये पता चलता है कि जेक रेडिक की तलाश में निकली थी। उसने 5 साल तक उसे तलाश किया और वो एक बुरी लड़की बन गई। वो रेडिक से बहुत ही इंस्पायर्ड थी। उसने कई लोगों को कत्ल किया और अब वो एक जेल में कैद है और वो जेल जिस प्लेनेट पर है वो बहुत ही खतरनाक जगह है। उस प्लेनेट का नाम क्रीमेटोरिया है। वो सन के बहुत ही करीब है और प्लेनेट के सरफेस पर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए ये प्रिजन वहाँ पर बनाया गया है ताकि कोई वहाँ से भाग ना सके। और अब जेक वो वहीं पर कैद है। यहाँ पर रेडिक वो इमाम पर गुस्सा करता है कि तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। खैर अब रेडिक वो वहाँ से चला जाता है बगैर इमाम की बात माने। अभी रेडिक वहाँ से निकला ही नहीं था कि नेक्रोमोंगर्स उस हिलियन प्राइम प्लैनेट पर हमला करते हैं और एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि नेक्रोमोंगर्स वो काफी पावरफुल होते हैं। तो कुछ ही मिनट्स में वो पूरे प्लैनेट पर अपना कब्जा करते हैं। यहाँ रेडिक को भागने की कोशिश करता है और नेक्रोमोंगर्स आर्मी को पूरे इलाके में फैल जाते हैं, लोगों को मारते हैं और उन्हें पकड़ते हैं। यहाँ तक कि इस सब में इमाम भी मारा जाता है और रेडिक भी लड़ता है। प्लैनेट पर कब्जा करने के बाद लॉर्ड मार्शल वो उन सभी बंदी लोगों के पास जाता है। अब यहाँ पर लॉर्ड मार्शल का एक खास आदमी भी है जो कि एक फ्यूरियर है और वो आम इंसानों का नेक्रोमोंगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक तरह से वो उनके माइंड को सेट करता है और फौज का एक कमांडर भी है, वाकू और उसकी वाइफ डेम। तो लॉर्ड मार्शल वो सभी लोगों के सामने ऑफर रखता है कि वो मरना पसंद करेंगे या फिर जीना पसंद करेंगे ताकि उन्हें कन्वर्ट किया जाए। उन्हें डराने के लिए वो एक आदमी को मारते भी हैं। खैर यहाँ पर डर के मारे सभी लोग मार्शल के सामने झुक जाते हैं, मगर यहाँ पर इन लोगों में रेडिक भी था और वो नहीं झुकता। तब वाकू वो उसके पास आता है और उसे आखिरी वार्निंग देता है। तो रेडिक वो साफ साफ कह देता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ और मैं बस यहाँ पर एक आदमी से लड़ने आया हूँ। असल में उसी आदमी ने इमाम को मारा था और रेडिक को उससे बदला लेना था। उसकी कमर में अभी भी नाइफ था, तो वो खुशी से उन दोनों की जंग करवाता है और रेडिक जो कि काफी तेज और पावरफुल होता है वो उस आदमी को वहीं पर ढेर कर देता है। इससे लॉर्ड मार्शल वो काफी ही इम्प्रेस होता है और वो उसे वो नाइफ भी दे देता है, मगर उसे रेडिक वो जाना पहचाना सा लगता है तो वो उसे कैद कर देता है ताकि कि वो उसे और जानकारी निकाल सके और वो उसे एक रूम में बंद कर देता है। खैर यहाँ पर रेडिक को तो प्रोफेसी के बारे में पता था, मगर लॉर्ड मार्शल को अभी पता लगना था जब वो उसे एक खास रूम में बंद करते हैं और उसे जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं तो वो मशीन सारी जानकारी निकाल देता है। और यहाँ पर ये बड़ा राज सामने आता है कि असल में रेडिक वो एक फ्यूरियन है जिनका प्लैनेट वो लॉर्ड मार्शल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और प्रोफेसी ये है कि एक अल्फा फ्यूरियन ही लॉर्ड मार्शल को खत्म करेगा। ये सब जानकर वो रेडिक को मारने का ऑर्डर देता है, मगर रेडिक वो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ जब वो भाग रहा था तो वहाँ पर बाउंटी हंटर टॉम्स भी अपनी शिप में आता है दोबारा से। रेडिक को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इस बार रेडिक वो खुशी से उसे अपना आप सौंप देता है क्योंकि उसकी प्लानिंग कुछ और थी। वो इस प्लेनेट से निकलना चाहता था। रास्ते में टॉम्स और उसकी क्रू की डिस्कशन हो रही थी कि ज्यादा पैसों के लिए वो इसे किस जेल में ले जाएं। और यहाँ पर रेडिक काफी चालाकी करता है और वो उन्हें क्रीमेटोरिया जेल का सजेशन देता है कि वहाँ उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब ये वही खतरनाक प्लेनेट है जिसके बारे में हमने शुरू में जाना था। तो ये सब वही जाने का फैसला करते हैं। और अब दूसरी तरफ हमें नेक्रोमोंगर्स खासकर वाकू और उसकी वाइफ का सीन दिखाया जाता है। असल में इन लोगों का ये उसूल है कि अगर किसी ने भी लॉर्ड मार्शल को मारा तो वही
अगला लॉर्ड मार्शल बनेगा, मतलब वही यहाँ का राजा होगा। तो वाकू और उसकी वाइफ का यही प्लान था। खैर लॉर्ड मार्शल वो अपने कमांडर को रेडिक के पीछे भेजता है कि वो उसे किसी भी हाल में खत्म करे। खैर अब वाकू, उसकी फौज, वो भी क्रीमेंटोरिया के लिए निकलने वाले थे और बाद में उन्हें ये भी पता चल जाता है कि आखिर लॉर्ड मार्शल वो रेडिक से इतना डरता क्यों है। उस प्रोफेसी के बारे में उन्हें भी पता चल जाता है। तो वाकू की वाइफ वो रेडिक को पहले मारने का मशवरा देती है, क्योंकि अगर उसने लॉर्ड मार्शल को पहले मारा तो वही इस आर्मी का लीडर बन जाएगा। यही वजह थी कि वो उसे मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर टॉम्स का शिप वो क्रीमेंटोरिया प्लेनेट पर पहुँच गया और वो वहाँ पर लैंड करते हैं। एक टनल से वो जमीन के अंदर उस जेल में रेडिक को ले आते हैं। अब रेडिक को तो नीचे जेल में भेज दिया जाता है, मगर जेल के वार्डन और टॉम्स के बीच में डील नहीं हो पाती, खासकर पैसों को लेकर। टॉम्स और उसके साथी अब रात वहीं बिताने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि इस प्लेनेट पर कोई भी जिंदा नहीं रहता, खासकर जब सूरज की रोशनी हो। वैसे इस प्लेनेट पर एक ऐसा टाइम आता है, सिर्फ कुछ ही मिनट्स, जहाँ पर इंसान वो सरवाइव कर सकता है। तो इस पॉइंट को याद रखें। अब रेडिक को जब जेल में भेजा जाता है तो वहाँ के कैदी वो उससे लड़ते हैं, मगर रेडिक को हराना मुश्किल है तो वो उन्हें वहीं पर ढेर कर देता है। अब यहाँ पर उसका सामना जैक से भी होता है, जो कि काफी बदल गई थी, एक बुरी इंसान बन गई थी। वो रेडिक पर गुस्सा थी कि वो 5 साल में उससे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया, मगर रेडिक चाहता था कि वो साफ रहे, इसीलिए वो उससे दूर रहा। खैर अब इस जेल की हालत हमें दिखाई जाती है। वैसे इन प्रिजनर्स में से कुछ वो रेडिक के साथ मिल जाते हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि कैसे इन लोगों को खाना दिया जाता है। बहुत ही खतरनाक जानवर वो इन पर छोड़े जाते हैं। उन्हें इन जानवरों को मारना होता था और फिर इसे ही खाना भी होता था, पर अक्सर वो जानवर इन्हीं का शिकार करते थे। अब एक जानवर का सामना रेडिक से भी होता है और रेडिक वो उससे आई कांटेक्ट करता है, जिससे कि वो खतरनाक जानवर अब उसके वश में आ जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वाकू की वाइफ वो उससे ऑरिकल को अपनी शिप में बुलाती है और उसे धमका कर सारी जानकारी लेती है रेडिक की प्रोफेसी और बाकी बातों के बारे में, जहाँ बाद में वो वाकू को भी इन्फॉर्म करती है कि उसे किसी भी हाल में उसे मारना होगा, वरना वो खुद ही राजा बन जाएगा। दूसरी तरफ जेल में रेडिक की कुछ बुरी लोगों से फाइट होती है और एक को तो वो अपनी टी कप से ही मार देता है। अब अगले दिन जेल के वार्डन को ये पता चलता है कि असल में रेडिक वो नेक्रोमोंगर का कैदी था और वो लोग इसे लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये खबर मिली है और अगर वो यहाँ पर आए तो सबको मार देंगे। इस वजह से जेल का वार्डन वो उस पर गुस्सा करता है और टॉम्स के सभी लोगों को मार देता है और जितने भी पैसे थे वो सभी लेकर वो वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वैसे भी वो लोग यहाँ पर आ रहे थे। जेल में रेडिक वो भागने का प्लान बनाता है और वो जेक और कुछ लोगों को अपने साथ लेता है और अब इस प्लेनेट पर कुछ मिनट के लिए सब ठीक होता है और इन्हें उसी टाइम यहाँ से भागना होगा, वरना ये जलकर मर जाएंगे और अगर रात तक रहे तो ठंड से मर जाएंगे। खैर अब वो लोग वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। जेल से भागना आसान नहीं था, क्योंकि टाइट सिक्योरिटी थी, मगर काफी मुश्किलों के बाद वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और रेडिक वो टॉम को वहीं पर कैद करके चला जाता है, उसे मारता नहीं है। खैर ये लोग जेल से निकल आते हैं और सूरज की रोशनी भी पड़ने वाली थी, मगर ये बस भागते ही रहते हैं और एक जगह पर रोशनी इन्हें घेर लेती है, जिससे कि वो चट्टानों में छुप जाते हैं, मगर सूरज की रोशनी वो इतनी तेज थी कि वो जलकर मर सकते थे। जेक भी खतरे में थी तो रेडिक वो एक रस्सी की मदद से जेक को बचाता है और बाहर की तरफ उस चोटी से वो कूद जाते हैं। अब कुछ लोग वो वहाँ पर रह गए थे, जिससे कि वो वहीं पर जलकर मारे गए। इनका आइडिया ये था कि जो नेक्रोमोंगर्स वाला शिप आ रहा है वो उसे लेकर चले जाएंगे। अब वो उस जगह तक पहुँच जाते हैं, मगर वाकू अपने साथ काफी फौज लाया था तो रेडिक और उसके साथ ही वो शिप को आसानी से लेने में कामयाब नहीं होते और वो लड़ते हैं। एक पॉइंट पर वो पकड़े जाते हैं, मगर यहाँ इस प्लेनेट का भी खतरा था, मतलब सूरज की तेज रोशनी। तो एक जगह रेडिक बेहोश हो जाता है और उसे फिर से सपने में वही औरत आती हुई दिखाई देती है। अब गर्मी की वजह से सभी लोग वहीं पर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जेक भी जिंदा थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि रेडिक वो मर रहा है, क्योंकि वो उस रोशनी में पड़ा था और वो जल के मर ही जाता। तो
तो वाकू अपने लोगों को लेकर वहाँ से भाग जाता है, यहाँ तक कि जेक भी। और उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि प्योरीफायर वो रेडिक को बचाता है और उसे एक केव में लाता है। यहाँ पर कहानी ये है कि असल में प्योरीफायर वो खुद भी एक फ्यूरियन था, मगर तब उसकी सारी रेस खत्म हो गई थी तो उसने खुशी से लॉर्ड मार्शल का साथ दिया। मगर जब उसे इस प्रोफेसी के बारे में पता चला और रेडिक के बारे में, तो उसने उसे बचाने की कसम खाई क्योंकि वो अपनी नस्ल का बदला लेना चाहता था। ये सब बताने के बाद प्योरीफायर वो सूरज की रोशनी में चला जाता है और खुद को मार देता है और अपनी रेस की जिम्मेदारी वो रेडिक पर छोड़ देता है। अब ये सब होने के बाद और खासकर जेक के लिए रेडिक टूम्स का शिप लेकर हेलियन प्राइम प्लैनेट पर आता है। वहीं दूसरी तरफ वाकू वो अपने लॉर्ड मार्शल से ये झूठ कह देता है कि उसने रेडिक को मार दिया है। अब वो इस प्लैनेट को खत्म करने ही वाले थे और जाने वाले थे, मगर ये खबर फैल जाती है कि रेडिक जिंदा है, मरा नहीं है। और रेडिक वो भी वहाँ पर आ गया था, उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर रेडिक लॉर्ड मार्शल के सामने लाया जाता है जहाँ वो उसे जंग के लिए ललकारता है। और यहाँ पर रेडिक को जेक भी मिल जाती है जिसे कि कन्वर्ट किया जा रहा था अपने रेस में। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था और वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब यहाँ पर लॉर्ड मार्शल और अल्फा फ्यूरियन यानी कि रेडिक के बीच में एक जंग होती है क्योंकि लॉर्ड मार्शल वो भी उसे खत्म करना चाहता था अपने हाथों से। वैसे भी लॉर्ड मार्शल वो काफी पावरफुल था, उसके पास एक अलग तरह का पावर था, उसका अपने सोल और फिजिकल बॉडी पर कंट्रोल था, तो वो रेडिक पर बहुत ही भारी पड़ता है। यहाँ पर वाकू और उसकी वाइफ को भी टेंशन होने लगी थी कि कहीं रेडिक वो मार्शल को मार ही ना दे। अब ये मौका वाकू नहीं खोना चाहता था और अब इस जंग में रेडिक वो हारने वाला था। मगर तब तक जेक वो अब पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुई थी, तो वो रेडिक की मदद करती है और मार्शल पर हमला कर देती है। मगर मार्शल वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था, तो वो जेक को दूर फेंक देता है और वो भी अब काफी जख्मी हो जाती है। अब यहाँ पर वाकू वो मौका पकड़कर मार्शल को मारना चाहता था। अब यहाँ पर वाकू वो मार्शल पर हमला करता है, मगर ये सब तो रेडिक की किस्मत में लिखा था, तो वो मार्शल को मार देता है और प्रोफेसी पूरी हो जाती है और रेडिक वो नेक्रोमोंगर का राजा बन गया था। मगर यहाँ पर उसने जेक को खो दिया था जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। कहानी का एंड यहीं पर होता है जब ये सब लोग रेडिक के सामने झुक जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।